29 में स्वागत है आपका। फ्रेंड्स, मैं करा रही हूँ आपको DT प्लस TGT के लिए, PGT दोनों के लिए और ऑल स्टेट TGT PGT एग्जाम्स के लिए आपको DT PGT हर एग्जाम में आपको रहेगा। EMR भी बिल्कुल हेल्प तक चैनल को सब्सक्राइब किया है तो सबसे पहले मुझसे जुड़ जाइए, सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए और उसके बाद आप मेरे साथ हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात और कहना चाहती हूँ, जो BPSC के स्टूडेंट हैं वो भी काफ़ी परेशान है कि उनको कोई अच्छा टीचर नहीं मिल पा रहा यूट्यूब हैं। BPSC TGT की जो तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल हेल्पफुल है ये सेशन, उनके लिए बहुत हेल्प करेंगे उनकी। बट जो अदर मटेरियल है, जो चीज़ें आपको इस सेट में ना मिल पा रही हो या फिर कहीं कुछ आपको मिसिंग लग रहा है, जो चीज़ें नहीं आपको यहाँ मिल पा रही हैं, तो आप वो अदर जगह से पढ़ सकते हैं। यानी कि आप बुक से पढ़ सकते हैं या फिर परचेज़ कर लीजिए कोई बुक अच्छी सी जहाँ पे सारे टॉपिक आपको मिल जाएँ एक ही बुक के अंदर, या फिर आप जो है अदर गूगल से या कहीं से यूट्यूब से सर्च करके अलग अलग भी टॉपिक आप पढ़ सकते हैं एक एक करके। तो ऐसे भी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ये सेशन तो प्रैक्टिस सेट लिखा हुआ है तो प्रैक्टिस सेट के लिए है बिल्कुल। बस ये फ़ायदा हो जाता है कि इसमें एडिशनल नॉलेज आपको मिलती है हर क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, तो ज़्यादा तैयारी आपकी बेहतर हो जाती है, ठीक है ना। तो इसमें ये आपको फ़ायदा रहता है। बाकी आप अच्छा करिए गाइस, और बिल्कुल BPSC के जो बच्चे हैं वो अलग जगह से भी तैयारी कीजिए और ये सेशन भी उनको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, तो ये शुरू करते हैं अपने सेशन को इसको। और इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगी ईजिली, ठीक है। चलिए देखें अब आप यहाँ पे, वन हु वर्क्स विदाउट गेटिंग सैलरी, ऑनरेडी कहते हैं जो बिना सैलरी के काम करता है, बिल्कुल सही है। ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री, किसी भी कंट्री के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट होता है उसको एबोरिजिन्स कहते हैं, ये भी सही है। वन हुज एटीट्यूड इज़ टू ईट ड्रिंक एंड मैरी, जिसका जो एटीट्यूड क्या होता है, खाना पीना और मस्त शादी वगैरह करना रहना होता है, तो उसको क्या कहते हैं, एपिक्यूरियन कहते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है आपका। बाकी अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स डिब्यूट, अब ये डिब्यूट नहीं होता है, जो अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स होता है वो रिब्यूट होता है। क्या होता है, रिब्यूट होता है, सही। चलिए, पेपर रिटिन इन वंस ओन हैंड राइटिंग, किसी हैंड राइटिंग खुद की ही हैंड राइटिंग से अगर पेपर लिखा हुआ है, जो पहले होती थी मैनस्क्रिप्ट, पहले जब तक प्रिंटिंग लोग खुद हाथों से लिखते थे बुक वगैरह को, या जो भी वो लिखना चाहते थे, और ऐसे ही लोग उनको पढ़ते थे। बाकी अब क्या होता है, अब प्रेस के थ्रू बहुत सारी बुक मिनटों में छप जाती हैं ना। तो यहाँ देखिए, पेपर रिटिन इन वंस ओन हैंड राइटिंग मैनस्क्रिप्ट होता है, बिल्कुल सही है ये इसका। पार्ट ऑफ अ चर्च, किसी भी चर्च का वो पार्ट जहाँ पे बेल्स घंटियाँ टंगी हुई होती हैं उसको बेल फ्राई कहते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट विच इज कंसर्न्ड विद मेकिंग ऑफ रूल्स, लेजिस्लेचर, ये भी करेक्ट है आपका। वो पार्ट जो रूल्स वगैरह बनाता है किसी भी पार्टी के, तो लेजिस्लेचर होता है, सही है। पीपल इन राउडी सीन, मेबल नहीं होता बल्कि मॉब होता है, क्या होता है, मॉब होता है, तो ये आपका करेक्ट था। फाइंड इनकरेक्ट यहाँ पे बताना है। पीपल बिलोंगिंग टू द मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास से लोग बिलोंग करते हैं उनको बर्जोजी कहते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। पर्सन डिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, यहाँ पे मैंने लिखा ही नहीं कुछ, चलिए मैं लिख दूंगी। पर्सन डिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, पर्सन ओबेस्ड विद वन आइडिया और सब्जेक्ट, जो अपने ही आइडिया सब्जेक्ट से ओबेस्ड हो तो वो मोनोमैनियक होता है, ये सही है। पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज़ नॉट, ऐसा व्यक्ति जो
दिखावा बहुत करता है, मतलब वो ऐसा है तो नहीं बट दिखाने की कोशिश करता है, तो उसको बहरूपिया, उसको इम्पोस्टर कहते हैं। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है शायद यही हमारा करेक्ट था, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है, मतलब इसका आंसर नहीं है, तो मैं लिख देती हूँ स्टोइक होता है। क्या होता है? स्टोइक। ठीक। फाइंड इनकरेक्ट फॉरेन एक्सप्रेशन बताने हैं आपको। नॉन डे प्लम को क्या कहते हैं? पेन नेम है ये, यस बिल्कुल सही है। नॉन पेरियल मैचलेस होता है या फिर नॉन यूनिक होता है? नॉन पेरियल, ठीक है। नॉन पेरियल जो है वो मैचलेस होता है या फिर यूनिक होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा मैचलेस यूनिक, बिल्कुल करेक्ट है ये भी। नोटा बेन नॉट वेल, ये भी ठीक है। शायद ये भी नहीं, नोटा बेन नहीं, सॉरी यही गलत है आपका गाइज ना, यही गलत है, क्योंकि नोटा बेन नोट वेल नहीं होता है, ठीक है, बल्कि ऑब्जर्व केयरफुल्ली होता है। कहीं पे भी अगर हम रह रहे हैं तो किसी चीज़ को बहुत अच्छे से हम लोग जब ऑब्जर्व केयरफुल्ली, है ना, अच्छे से चीज़ों को ऑब्जर्व करना, उनके बारे में जानना, तो ये हो जाता है हमारा नोटा बेन। पार एक्सीलेंस प्री एमिनेंटली होता है और सुपर्ब होता है, बिल्कुल सही है ये वाला भी। तो हमारा इनकरेक्ट नॉट अ बेन था यहाँ पर। इसमें भी फाइंड इनकरेक्ट आपको फॉरेन एक्सप्रेशन बताना है। ये क्वेश्चन आते हैं गाइस, कभी आपको लग रहा हो कि ये क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में। पर एनम एनुअली को कहते हैं आप, करेक्ट है। पर कैपिटा फॉर ईच पर्सन होता है, सही है बिल्कुल। परसेंट सेंटम पर 100 होता है, बिल्कुल करेक्ट है। 100 पे ही तो परसेंट निकालते हैं ना आप। तो पर डीएम ये गलत है, बाय द वे नहीं होता, ये होता है ईच डे, फॉर ईच डे, ठीक है, फॉर ईच डे ये होता है, तो ये गलत था हमारा, बाकी करेक्ट थे। फाइंड द इनकरेक्ट प्रोवर्ब। अब यहाँ पे आपको इनकरेक्ट प्रोवर्ब फाइंड करनी है। प्रॉस्पेरिटी मेक्स फ्रेंड्स एंड एडवर्सिटी ट्राइज देम। प्रॉस्पेरिटी जो संपन्नता होती है वो मित्र बनाती है, और जो एडवर्सिटी है वो ट्राइज करती है उनको, मतलब जो परेशानी में ही तो व्यक्ति याद करता है ना दोस्तों को, और जो परेशानी में काम आए वही सच्चा दोस्त होता है। पिट सेट अ बेगर ऑन हॉर्स बैक एंड ही विल राइड, ये तो हमारा पहला करेक्ट था, ठीक है, पहला हमारा करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पिट सेट अ बेगर ऑन हॉर्स बैक एंड ही विल राइड इट टू डेथ, ये भी करेक्ट है ये कहावत। रेन एट 7, ये गलत है, क्योंकि 9 नहीं होता, ये 11 होता है, समझ रहे हैं, 11 होता है। रेन एट 7 फाइन एट 11, ठीक है, तो ये भी हमारा ये गलत है। बाकी हमारा रेड डेजर्ट अ सिंकिंग शिप, रेड्स डेजर्ट अ सिंकिंग शिप, ये भी सही है, ठीक। WH ऑर्डन बिलोंग्स टू, ये किससे बिलोंग करते हैं? मतलब ये WH जो ऑर्डन है ये कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? प्रेजेंट सेंचुरी से, 19th सेंचुरी से, 18th सेंचुरी से, या फिर आपके 20th सेंचुरी से? बताइए इसको। तो ये आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि 20th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं WH ऑर्डन। क्रॉनिकल प्लेज वर पॉपुलर सॉरी, जो क्रॉनिकल प्ले हैं वो क्या होते हैं? वही जो घटना चक्र टाइप चीज़ें रहती हैं, जैसे भाई ये शुरू से जो ऐतिहासिक चीज़ों को बताते हैं, तो उनको हम क्रॉनिकल प्लेज कहते हैं। तो ये कब पॉपुलर हुए? 19th में, 18th में, 17th या फिर 16th सेंचुरी में? कब बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहे? तो 16th सेंचुरी में ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहे, यानी कि एलिजाबेथन एज में। तभी तो बहुत सारे लिखे हैं ना विलियम शेक्सपियर ने भी। फाइट्स फॉर ग्लोरी एंड अ सिलिंग अ डे, तो इसमें क्या है? क्या इसमें हाइपोबली है, सिनेक्टकी है, अपोस्ट्रोफी है, एंटी क्लाइमैक्स है? तो इसमें आपका एंटी क्लाइमैक्स है, यानी कि सी हमारा करेक्ट है। द सोल्जर फाइट्स फॉर ग्लोरी एंड अ सिलिंग अ डे, ठीक है, इसमें एंटी क्लाइमैक्स है, क्योंकि पहले तो किस लिए बता दिया? पहले तो कह दिया कि भाई ग्लोरी के लिए फाइट करता है, और फिर उसी चीज़ को कम कर दिया, सीलिंग अ डे, है ना। चलो,
Golden lads and girls all must as chimney sweepers come to dust. Golden lads and girls all must as chimney sweeper comes to dust. इसमें सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, एंटीथीसिस है जी। क्या होगा इसके अंदर? ओके तो मुझे इसमें लग रहा है कि शायद यस इसमें आपका एंटीथीसिस है गाइस, ठीक है, एंटीथीसिस है, क्योंकि गोल्डन लेड्स एंड गर्ल्स ऑल मस्ट और एज चिमनी स्वीपर कम टू डस्ट, एक तो मस्ट कह दिया और फिर डस्ट में कह दिया, है ना, कोई वैल्यू नहीं है, और मस्ट यहाँ पे ज़रूरत वाली बात हो गई है। तो इसमें देखिए ये है किसका, ये चिमनी स्वीपर्स जो वर्क है ये ऐसे है, द चिमनी स्वीपर्स, ये आपका चार्ल्स लैम्ब का है, चार्ल्स लैम्ब का, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, इसमें से लाइन्स भी आ जाती हैं। हाँ, The naked every day he clad when he put on his clothes. The naked every day he clad when he put on his clothes. तो सिमिली है, पन है, पर्सनिफिकेशन है, एंटीथेसिस है। देखिए सिमिलीस में लग नहीं रहा, पन पर्सोनिफिकेशन भी नहीं है यहाँ पे, एंटीथीसिस का कोई मतलब नहीं है, एंड द नेक्ड एवरी डे ही क्लैड व्हेन ही पुट ऑन हिज क्लॉथ्स। तो मुझे तो इसमें गाइस लग रहा है, देखिए कपड़े पहनने की भी बात हो रही है, नेकड़ की भी बात हो रही है, तो एंटीथीसिस भी लग रहा है मुझे तो इसमें, है ना, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें पन भी लग रहा है मुझे, क्योंकि नेकड़ की बात यहाँ पे, नेकड़ का मीनिंग कुछ और लग रहा है मुझे, ये वाला नेकड़ नहीं लग रहा है। द नेकड़ एवरी डे ही क्लैड व्हेन ही पुट। अच्छा इस लाइन को मैं आपके लिए छोड़ती हूँ और इस लाइन को मैं बताती हूँ, मुझे कुछ ना इसका एंटीथीसिस भी लग रहा है मुझे। चलो मैं इस लाइन को देखूंगी गाइज और मैं आपको बताऊंगी फिर, है ना, जैसे भी होगा, बिल्कुल मैं आपको इसको बताऊंगी अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको इसमें कौन सा लग रहा है, क्या सही है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको बता दूंगी आपको। हु वेयर डज द घूस्ट अपीयरिंग ड्यूरिंग द प्ले। प्ले के दौरान, हैमलेट के दौरान खोपड़ी मिलती है ना, खोपड़ी मिलती है, किसी खोपड़ी होती है ना स्कूल, तो हाँ। द फॉर्मर कोर्ट जेस्टर्स रेनाल्डोज ओफिलियाज हिज फादर। तो ये आपका ये ऑप्शन है, यानी कि द फॉर्मर कोर्ट्स जेस्टर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर कैन नॉट सी द घूस्ट। इनमें से कौन से कैरेक्टर ने घूस्ट नहीं देख सकता है, कौन सा कैरेक्टर घूस्ट नहीं देख सकता है? मार्सिलस, हैमलेट, गर्ट्यूड या फिर होरेसियो। देखिए बाकी सब ने देखा था, मार्सिलस ने तो सबसे पहले देखा था, वहाँ पे जो कासल होता है उसकी दीवार के पास में देखा था, है ना, तभी तो बताया था हैमलेट को कि कुछ है। तो यहाँ देखिए गर्ट्यूड है इसमें ऑप्शन आपका, इनको जो है गर्ट्यूड को नहीं दिखाई देता है घूस्ट, ठीक। वेयर डू हैमलेट एंड लेयर्टिस फाइट ड्यूरिंग ओफेलियाज फ्यूनरल। ओफेलिया के फ्यूनरल अंतिम संस्कार के दौरान जो हैमलेट है और लेयर्टिस है, इसका भाई था ओफेलिया का, तो इनके बीच कहाँ पर युद्ध होता है, कहाँ पर लड़ाई होती है? इन द नियर बाई वुड्स, बिसाइड ओफेलियाज ग्रेव, इनसाइड द चर्च या फिर इनसाइड द ग्रेव इटसेल्फ। बताइए कहाँ पर होता है? तो इसमें आपका बन रहा है डी ऑप्शन, यानी कि इसमें हो जाएगा ग्रेव इटसेल्फ। ओके, व्हाट डज हैमलेट। देखिए छोटी छोटी बातें हैं बट आपको पता होनी चाहिए। अच्छा गाइज फटाफट से एक लाइक कर दीजिए, एक शेयर कर दीजिए, बहुत जल्दी से कर दीजिए, फिर आगे क्वेश्चन देखिए जी, प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है गाइज आपसे, है ना। तो आप प्ली एंड ये क्या लिख दिया मैंने, What does Hamlet claim to be able to tell the difference between when the wind is from the south? ये कह रहा है कि when does Hamlet claim करता है, कब what क्या claim करता है Hamlet to be able होने की, tell the difference क्या difference होने की between when the wind is from the south, जब south से wind आती है। तो ये आप flee and इसमें क्या है, एक सेकेंड, आ फायर, ये बी का कोई काम नहीं है यहाँ, है ना,
ये बी वजह है। अच्छा, एंड अ फायर लॉन्ग है ना, अ फ्ली एंड अ फायर लॉन्ग, अ निम्फ एंड अ निहिलिस्ट, अ हॉक एंड अ हैंडसा, या फिर अ शार्क एंड सेंट टिमोदी। तो इसमें जो आंसर बनेगा आपका वो बनेगा ऑप्शन सी, यानी कि अ हॉक एंड अ हैंडसा। ठीक। सैमसन एगनिस्ट इज अ ट्रेजेडी बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है ट्रेजेडी जो सैमसन एगोनिस्ट है? 16 मिल्टन के द्वारा है। मिल्टन के पता होगा आप सबको 1674 में आई थी और सोफोकल्स मॉडल पे ये है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके, चलो भाई। गिव मी द लिबर्टी टू नो, टू अटर एंड टू आर्ग्यू फ्रीली अकॉर्डिंग टू कंसाइंस अबाउ ऑल लिबर्टीज। गिव मी द लिबर्टी टू नो मतलब मुझे जानने की स्वतंत्रता दो, टू अटर बोलने की, एंड टू आर्ग्यू बहस करने की, फ्रीली अकॉर्डिंग टू कंसाइंस मेरी अंतरात्मा के अनुसार, फ्री में स्वतंत्र रूप से मुझे जो है हर स्वतंत्रता से ऊपर होकर के बोलने की अनुमति दी जाए, है ना। तो इसमें जो है क्या आपका बनेगा, ये दिया गया है किसमें? एरोपैजिटिका से है, 1644 में आई थी। एरोपैजिका ये एक ट्रैक्ट था और किसके लिए लिखा गया था? फ्रीडम ऑफ प्रेस, है ना, फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। ट्रूथ इज एज इम्पॉसिबल टू बी सोलाइडेड बाय एन एनी आउटवर्ड टच एज सी सनबीम। तो इसमें ये कहाँ से है लाइन? ट्रूथ इज एज इम्पॉसिबल टू बी सोलाइडेड बाय एन एनी आउटवर्ड टच एज द सनबीम। जो ट्रूथ है ना उसको इम्पॉसिबल है ना, जिस तरीके से हम एक सन बीम को, एक सूर्य की किरण को टच नहीं कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, वैसे भी ट्रूथ को जो है एकदम साक्षात देखना पॉसिबल नहीं है, इसको भी हम केवल महसूस ही कर सकते हैं। तो एरोपैजिटिका से है, लिसिडस से है, द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स है, शेक्सपियर है, कहाँ से है? यस, तो ये आपकी है मुझे लग रहा है कि ये आपका शायद, हाँ, सी ही ऑप्शन मुझे करेक्ट लग रहा है। ये डिसिप्लिन एंड डॉक्ट्रिन डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स से है, याद रखिएगा इस लाइन को, इंपॉर्टेंट है। द फाइनेस्ट ऑफ गाल्सवर्दीज लेटर ड्रामाज, जो गाल्सवर्दी के लेटर ड्रामा में से फाइनेस्ट सबसे कौन था? एस्केप था, पिजियन, द स्कीम गेम, या फिर लॉयल्टीज। लॉयल्टीज था जो कि 1922 में आया था, ये बहुत ज़्यादा फेमस रहा इनका, है ना। What does Viola have in common with most of Shakespeare's heroine? भाई वियोला जो थी उसमें ऐसी क्या कॉमन चीज़ थी जो शेक्सपियर की मोस्टली हीरोइंस में पाई जाती है? क्या कॉमन था उसके अंदर? सी इज़ बोरिंग, सी इज़ हार्टलेस, सी इज़ वेरी लाइकेबल, या फिर सी इज़ वायोलेंट। तो ये हो जाएगा सी इज़ वेरी लाइकेबल, हर उसकी तरह वो भी बहुत ज़्यादा लाइकेबल थी। इज ब्रॉट आउट ऑफ द डार्क रूम एट द एंड ऑफ द प्ले। जब मेलवोलियो को प्ले के एंड में रूम से बाहर निकाला जाता है अंधेरे रूम से, तो व्हाट डू हिज कैप्टर्स डू? तो उसके जो कैप्टर्स हैं वो क्या करते हैं? एपोलोगाइज, उसको क्षमा कर देते हैं, गिव हिम मनी, उसको पैसे देते हैं, रिफ्यूज टू एपोलोगाइज, मना कर देते हैं माफ़ करने के लिए, या फिर मेक हिम सिम, या उससे गाना गवाते हैं। तो ये इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि रिफ्यूज टू एपोलोगाइज, उसको माफ़ करने के लिए मना कर देते हैं। हाउ मैनी ऑफ द कैरेक्टर्स इन द प्ले ट्वेल्थ नाइट व्यू लव? जो ज़्यादातर कितने जो कैरेक्टर हैं वो जो ज़्यादातर, हाउ मैनी ऑफ कैरेक्टर्स इन द प्ले ट्वेल्थ क्या करते हैं? प्यार को क्या मतलब प्यार को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, लव को, ये बताना है। एज अ नेसेसरी इविल है ये बहुत एक बिना ज़रूरत की बीमारी है। नॉन एग्जिस्टेंट मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता है, या फिर एज अ कर्स अभिशाप के रूप में देखते हैं, या फिर विद इंडिफरेंस या उदासीन रहते हैं इसके प्रति। तो ये आपका होगा ए ऑप्शन, वो इसको जो है एक बहुत ही नेसेसरी, है ना, ज़रूरी बीमारी मानते हैं। ठीक। व्हाट स्पिरिट डज द फीस्ट ऑफ ट्वेल्थ नाइट एम्बॉडी? बताइए, व्हाट स्पिरिट डज द फीस्ट ऑफ ट्वेल्थ एंड नाइट एम्बॉडी? सेल्फ अपहीवल, लविंग पीसफुलनेस, रिफ्लेक्शन एंड प्रेयर, या फिर डेकोरम एंड ऑर्डर? क्या होगा इसमें? तो ये हो जाएगा सोशल अपहीवल। व्हाट पर्पज़ डू लेटर्स सर्व इन द प्ले ट्वेल्थ? ट्वेल्थ नाइट में जो लेटर्स होते थे वो उनका क्या काम होता था लेटर्स का? शेयरिंग एवरीडेज न्यूज़, रोज़मर्रा की खबरों को शेयर करते थे, कम्युनिकेशन एंड मिसकम्युनिकेशन करते थे, या फिर कम्युनिकेशन मतलब बातचीत की जाती थी उनके थ्रू, क्लियरिंग अप इश्यूज़, जो मामले थे उनको सुलझाया जाता था, या फिर बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस, या फिर व्यापार की बातें की जाती थी। तो यहाँ हो जाएगा बी ऑप्शन, बातचीत के लिए, अपनी बात दूसरे तक पहुँचाने के लिए ट्वेल्थ नाइट में लेटर्स का यूज़ किया गया है।
व्हाट कैन द चेंजिंग ऑफ क्लॉथ्स इन पार्टीज सिम्बोलाइज। पार्टीज़ के अंदर जो कपड़ों की चेंजिंग होती थी, जैसे लड़का लड़की बन के जा रहा है या फिर लड़की लड़का बन के जा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो क्या मतलब किस चीज़ को सिम्बोलाइज करता है, कर सकता है? जेंडर एंड क्लास शिफ्ट्स को, चेंजेस इन स्टाइल को, द वेवर सीरियसनेस को, या फिर चेंजेस इन वेदर को? बताइए भाई। वैसे भी चेंजेस किए जाते थे और डिस्गाइज भी होते थे लोग, है ना, डिस्गाइज हो जाते थे, लड़का लड़की बन रहा है, लड़की लड़का बन रहा है, तो इस टाइप से रहता था। तो वो किस लिए करते थे ऐसा वहाँ पे? किस लिए किया जाता था? तो जेंडर एंड क्लास शिफ्ट्स, है ना, वो है ही जेंडर एंड क्लास शिफ्ट्स के लिए। या तो बहुत जो गरीब होते थे वो बहुत ज़्यादा अमीरी वगैरह दिखाने के लिए अपने कपड़े जो है अच्छे अच्छे पहन के जाते थे, या फिर ऐसा होता था लड़का अपने जेंडर भाई नहीं जेंडर छुपाना चाहता है, वो लड़की बन के चला जाता था, लड़की लड़का बन के चली जाती थी। तो इस तरीके से चीज़ें होती थी। ठीक है गाइज, अच्छा आपको क्वेश्चन पसंद आए हैं तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए अच्छे से, मेहनत करते रहिए। गुड लक गाइज, बाय आपके एग्ज़ाम के लिए।